हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट सेकेंड पेपर का जो जीएसटी है और ये ज्योग्राफी है। ठीक है ना। ये क्या है तो ज्योग्राफी है, ये 8 क्लास का है और चैप्टर 3 है खनिज और शक्ति संसाधन। क्या है तो खनिज और शक्ति संसाधन, ये चैप्टर का नाम है। ये एनसीईआरटी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। यहाँ पर देखिए एक करी है और एक सुकांत से, करी और सुकांत है। तो करी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कहाँ तो पैतृक स्थान पर जा रही थी। और करी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है। किससे तो सुकांत से पूछा। ठीक है ना, पूछी। उसने पूछा यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। मतलब वहाँ पर जो काला था वो कोयला खदान की वजह से वहाँ पर कर जो आसपास के क्या है तो क्षेत्र है जो काला था, उसके देख कर के वो क्या बोले कि यहाँ पर काला क्यों है, धूल क्यों है। तो सुकांत ने क्या कहा कि खदान के निकट होने के कारण है, मतलब खदान नज़दीक में है इसीलिए ऐसा हुआ है। क्या आप वहाँ ट्रकों और ट्रकों को देख रही हो। ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रकों को वहाँ पर देख रही हो खदान पे, और ये ट्रक क्या कर रहे हैं तो कोयला का ले जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं तो ये जीप उठा रहे हैं और ये ट्रक उसे ले जाने के लिए इसमें उठा रहे हैं। ठीक है ना। सभी खनिज कोयले को ले जाने के लिए कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। क्या किया तो सुकांत ने इसे उत्तर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है खनिज क्या है। करी पूछती है, करी क्या पूछती है तो खनिज क्या है। सुकांत कहता है क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है। उसने आटा, दूध और चीनी, कभी कभी अंडे को भी मिला लिया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयव को पृथक रूप में देख सकते हैं। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। मतलब एक चट्टान है, बहुत सारे चट्टान है तो उसमें कई ऐसा पदार्थ है जो मिले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं तो वो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान पर पट्टी से सभी जगह फैले हुए हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक सघन होते हैं वह एक क्या है तो खनिज है। वह एक क्या है दोस्तों तो वह एक खनिज है। ठीक है। नेक्स्ट है खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, मतलब सभी स्थानों पर नहीं मिलती है। वे किसी विशेष क्षेत्र या शैल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे अंटार्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिक महासागर, संतर और अंटार्कटिका। नेक्स्ट है खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग देशों, अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलयत के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। क्या किया जा सकते हैं तो पहचाने जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए खनिजों के प्रकार। आप चलिए देखते हैं खनिजों के प्रकार। ठीक है ना। तो पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है। कितना तो 3000 से भी अधिक विभिन्न खनिज है। और संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा तो ये धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये है खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में क्या है कि लौह और अलोह है। ठीक है। चलिए देखते हैं ये लौह और अलोह क्या है। तो यहाँ पर देखिए धात्विक खनिज है।
धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। क्या होती है धात्विक खनिजों में? धातु कच्चे रूप पर होती है। और धात्विक कठोर पदार्थ है। धातु क्या है? तो कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है। क्या करती है? ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है और जिसमें विद्युत या चुम्बक की विशेषता होती है। विद्युत या चुम्बक की क्या होती है? तो विशेषता भी होती है। वे लौह आयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीशियम और आयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। ये धात्विक खनिज लौह अथवा अलोह हो सकते हैं। धात्विक खनिज क्या हो सकते हैं? तो लौह और अलोह भी हो सकते हैं। ठीक है ना। खनिजों जैसे लौह आयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है और अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है। क्या होता है? अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है और लौह खनिज में क्या होता है? तो आयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। ठीक है ना। किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। मतलब क्या हो सकती है? तो सोना, चांदी और तांबा, सीसा भी हो सकती है अलोह में। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ है अधात्विक खनिज। अब अधात्विक खनिज क्या है? चलिए देखते हैं। तो ये अधात्विक खनिज है दोस्तों। अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होती है। क्या होती है? अधात्विक खनिज में धातु नहीं होती है। जैसे हो गया चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। इन खनिजों के उदाहरण हैं। ये अधात्विक खनिज है। ठीक है ना। ये क्या है? तो अधात्विक। अगर पूछा जाएगा कि अधात्विक खनिज में कौन कौन सा आता है, और अगर जहाँ पर पत्थर, चूना, अभ्रक, जिप्सम ये सब देखेगा तो समझ जाइएगा कि ये अधात्विक खनिज है। ठीक है ना। उदाहरण है ये। ठीक है। अब खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है? तो अधात्विक खनिज है। कौन? तो ये ईंधन हो गया, कोयला हो गया और पेट्रोलियम, ये अधात्विक खनिज है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि खनिजों को खनन, परिवेधन या आखनन द्वारा निकर्षित किया जा सकता है। क्या किया जाता था? आखनन द्वारा निकर्षित किया जा सकता है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो खनिजों का निष्कर्षण। अब ये खनिजों का क्या निष्कर्षण है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ है खनन, परिवेधन और आखनन। अभी खनन से क्या है? तो वृत्तीय खनन और कुपकी खनन। चलिए वृत्तीय खनन और कुपकी खनन को देखते हैं दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो खनन कहलाती है। और खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे वृत्तीय खनन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वृत्तीय खनन कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जैसे कम गहराई में है उसे कम गहराई या पृष्ठीय हटा करके निकाले जाते हैं, उसे वृत्तीय खनन कहते हैं। और गहन वेधन जिन्हें कुप्क खनन कहते हैं। और ये अधिक गहराई में स्थित खनिज को निक्षेपों, मतलब अधिक गहराई में निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो कुप्की खनन कहते हैं। जहाँ पर कम गहराई है उसमें वृत्तीय खनन, और जहाँ पर अधिक गहराई से निकालते हैं उसे कुप्की खनन कहते हैं। जैसे हो गया यहाँ पर पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं और इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। क्या की जाती है? तो गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे परिवेधन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे परिवेधन कहते हैं। और सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं आखनन। क्या कहते हैं? तो आखनन कहते हैं। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्या है? तो खनिजों का वितरण। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? तो खनिजों का वितरण है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं खनिजों का वितरण। ठीक है। खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। क्या होता है? खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। कुछ अग्नीय सेल में पाए जाते हैं, कुछ यांत्रिक सेलों में पाए जाते हैं, और जबकि अन्य औषधि सेलों में भी पाए जाते हैं। और धात्विक खनिज अग्नीय और यांत्रिक सेल समूह में जिससे विशाल पठारों का निर्माण होता है। क्या होता है? जिससे विशाल पठारों का क्या होता है दोस्तों? तो निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह आयस्क और ऑन्टेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल और क्रोमाइट और पैलेटियम अग्नीय और यांत्रिक सेलों में पाए जाने वाले खनिजों
के उदाहरण है। क्या है? तो खनिजों के उदाहरण है। और मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह के अधात्विक खनिज है। क्या है? समूह के अधात्विक खनिज है। ठीक है, जैसे हो गया चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कोकेसन प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, अर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट असंस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। क्या करते हैं? कोयला और पेट्रोलियम भी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर ये चित्र है, पर ये चित्र थोड़ा सा धुंधले टाइप में दिखाई दे रहा है, तो अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है ऐसा जो दिखेगा वो लोहा है। जैसे यहाँ पर दिखाई दिया, ये है लोहा। ठीक है ना, ये क्या है? तो लोहा है। जैसे यहाँ पर भी लोहा है। ये कहाँ? तो भारत में। ठीक है ना, बहुत सारे हैं। यहाँ पर तांबा है, ये ऐसा दिख रहा है वो तांबा है। ठीक है, ये ठीक है ना। उसके बाद ये बॉक्साइड है। क्या है? बॉक्साइड यहाँ पर भी मिलता है। कहाँ? तो झारखंड में। उसके बाद फिर ये जितना भी दिख रहा है ना, ये क्या है? तो बॉक्साइड का है। ये अच्छा से पहचान में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कहाँ क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में आप चलिए सबसे फर्स्ट टाइम देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्विट्जरलैंड में क्या है कि यहाँ पर कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है, कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं, वहाँ पर खनिज ही नहीं है। ठीक है ना, इस बात को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि सीटेट में 1 से 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह आवश्यक निक्षेप है। कहाँ पर? तो चीन और भारत। ठीक है, यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। कौन सा महाद्वीप? तो एशिया महाद्वीप, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है ना, ये कितना आधे से अधिक टीन उत्पादन करते हैं। और चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया, कहाँ दोस्तों? तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से है। चीन सीसा और एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादक में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप है। कहाँ? तो एशिया में। ठीक है ना, एशिया महाद्वीप में। अब चलते हैं यूरोप में दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर यूरोप में देखिए, यूरोप विश्व में लौह आवश्यक का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह आवश्यक के विशाल निक्षेपण वाले देश है। कौन कौन सा दोस्तों? तो ये हो गया रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। ठीक है ना, याद हमेशा रखेंगे। और फिर ये क्या है? निक्षेपण वाले देश हैं। और तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। कहाँ? तो पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। क्या क्या? तो तांबा, सीसा और जस्ता, मैग्नीज। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में क्या क्या मिलता है चलिए देखते हैं। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। कितने क्षेत्रों में? तो 3 क्षेत्रों में। कहाँ पर ही? तो उत्तरी अमेरिका में। ठीक है ना, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अल्पलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं लौह आवश्यक निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से चित्र देखिए, यहाँ पर अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना, स्वीडन प्रदेश में एक कोयला का अल्पलेशियन प्रदेश में होता है। ये कहा है? तो शील्ड प्रदेश में और कोयले का अल्पेशियन प्रदेश में होता है। और पश्चिम कर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है। क्या है? विशाल निक्षेप है। कौन कौन का? तो ये तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है ना, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, अब ये दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील विश्व में सबसे कोटि के लौह आवश्यक का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। कहाँ? तो चिली और पेरू तांबे के क्या है? तो अग्रणी उत्पादक है। और ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़ा उत्पादकों में से है।
दक्षिण अमेरिका में पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिन, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना और चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। ठीक है, खनिज मतलब तेल कहाँ पाया जाता है, तो वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अफ्रीका में। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। अफ्रीका खनिजों में क्या है, तो संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। और दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। और तांबा, लौह और आवश्यक क्रोमाइट, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज है। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। कहाँ कहाँ, तो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया। क्या है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहाँ, तो विश्व में बॉक्साइट का ये सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, यह सोना, हीरा, लोहा और आवश्यक टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अंटार्कटिका में। कहाँ, तो अंटार्कटिका में। ये क्या है, तो अंटार्कटिका है। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत ने, कहाँ, तो प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लोहे, आवश्यक सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। कहाँ पर, तो ये अंटार्कटिका में। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए अभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है। क्या है, तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जैसे उसके आवश्यक बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए खनिजों का संरक्षण। अब खनिजों का संरक्षण, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है और खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का
पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो संरक्षित किया जा सकता है, जैसे कि ये यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शक्ति संसाधन। क्या है? शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। क्या? तो गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सनी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। क्या करती है? तो इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए क्या करते हैं? तो ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में जाती है। तेज़ी से पहुंचती है और सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो भी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। इसकी माँ ने सोच रही है। क्या कर रही है? सोच रही है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या? तो शक्ति और ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या? तो ये परंपरागत और गैर परंपरागत। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ क्या है। तो परंपरागत है, उसके बाद फिर गैर परंपरागत भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे ईंधन और जीवाश्म ईंधन। परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन? तो ईंधन और जीवाश्म ईंधन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ईंधन। ठीक है, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों और द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होता है। कितना? तो 50% ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होता है। ये क्या है? तो परंपरागत स्रोत है ईंधन। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा देखिए, ये है क्या है? तो खनिज तेल है, ये प्राकृतिक गैस है, ये लाभ है, ये हानि है, ये लाभ है। आसानी से परिवहनीय टैंकर, तेल अधिक लवण और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अक्षय, आसानी से परिवहन या पाइपलाइन, पेट्रोल रसायन उद्योग का आधार, निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा। क्या? अम्ल वर्षा, यह हानि है दोस्तों। तेल और कोयला से अधिक स्वस्थ, तेल से सस्ता। अब हम नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ये क्या है? ईंधन है, ये कोयला है। यहाँ पर है लाभ हानि, लाभ हानि। चलिए देखते हैं। ठीक है। सुप्राय संग्रहण में अधिक समय उपयोग। फिर यहाँ पर क्या है? लाभ है विस्तृत रूप से उपलब्ध। फिर यहाँ पर हानि है प्रदूषण का स्रोत। क्या है? प्रदूषण का स्रोत। फिर यहाँ पर बहुसंख्या लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। लाभ। अब यहाँ पर हानि देखिए, यहाँ है प्रदूषण फैलाने वाला।
फैलाने वाला हरित गृह प्रवाह में वृद्धि करता है। फिर निर्वनीकरण, यहाँ पर विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त, यहाँ पर है परिवहन के लिए भारी। क्या है? परिवहन के लिए भारी। अब जल विद्युत, लाभ और हानि, प्रदूषण मुक्त अस्थायी समुदाय का विस्थापन हानि में। अब यहाँ पर फिर लाभ में देखिए सिंचाई और मत्स्ययन को बढ़ावा देना। हानि में है निम्न क्षेत्रों का जलप्लावन। लाभ में है सस्ता और फिर हानि में है स्थापित करने में खर्चीला। अब यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी पूर्वी भारत में ईंधन ले जाती महिला। ठीक है, ये क्या कर रही है? ले जा रही है। पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तन हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। इन खनिजों के भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनका निर्माण की दर से कहीं अधिक है। इसीलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। क्या है? शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। जैसे कि इसे क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ है कोयला। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। और कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोयला आज हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी के परतों में दबने से बना कोयला। इसीलिए इसको अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। क्या? अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। जो कोयला बनता है वो बहुत ही पुराना, जो दब जाता है उसका बाद बनता है, उसको बनने में हज़ारों साल लग जाता है। ठीक है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अमेरिका और फ्रांस है। क्या क्या? तो ये है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। ये सब भी रानीगंज कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल। ये झरिया कहाँ है? धनबाद कहाँ है? बोकारो कहाँ है? तो ये सब झारखंड में है। ठीक है ना। पेट्रोलियम, चलिए देखते हैं पेट्रोलियम। ठीक है। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, क्या करती है? तो आपकी कार चलती है, बाइक चलती है। ठीक है ना। और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गड्ढे काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के माध्यम पाया जाता है और इसका वेधन तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां अपरिष्कृत पेट्रोल के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पादन जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और क्या है तो स्नेहक तैयार किए जाते हैं। और पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना कहा। अगर पूछा जाएगा कि काला सोना किसे कहा जाता है तो याद रखेंगे ये पेट्रोल को कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्योंकि ये बहुत अधिक
मूल्यवान है। क्या है? बहुत ही अधिक ये क्या है तो मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। कहाँ कहाँ? तो ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में दिग्बे, मुंबई में बम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा। ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम अन्य निक्षेपों के साथ पाए जाते हैं और तब निर्मुक्त होती है। क्या होती है? तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक है। भारत की क्या है तो जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। क्या है? अपने पर्याप्त भंडार है। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। क्या क्या? इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलाने से निकलने वाले विषैलों प्रदूषक भी चिंता का विषय है। क्या है? इसे जलाने से भी निकलने वाला क्या है? प्रदूषक भी चिंता का विषय है। और जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित टोंटी के तपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो कि जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प है। क्या है? जीवाश्म ईंधन का स्वच्छतर विकल्प है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जल विद्युत। अब ये जल विद्युत, इसे चलिए हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। कहाँ? तो टरबाइन के ऊपर गिरता है। ठीक है ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है तो सरल जल विद्युत परियोजना है जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। गिरता है और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। क्या कहलाते हैं? यह जल क्या कहलाती है? तो विद्युत कहलाती है। ठीक है। और विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। कहाँ? तो कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का एक चौथाई हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा, नंगल, गांधी सागर और नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। याद रखेंगे हमारे भारत में कौन कौन सा है? तो ये भाखड़ा हो गया, नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी परियोजना। ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है ना। ये है टरबाइन, जल भंडार, जनरेटर। ठीक है। आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। क्या है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से
इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन ईंधनों का समाप्त हो जाएगा भंडार, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसीलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। कौन कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पर है सौर ऊर्जा के बारे में, चलिए देखते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त और सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले ऊष्मा, क्या? धूप की प्रचुरता वाले ऊष्मा। अब यहाँ पर लाभ और हानि आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर? तो लाभ क्या है और हानि क्या है उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। अब यहाँ पर पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा का एक असमांत स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाई पवन चक्की को घुमाती है। क्या करती है? हवाई पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। क्या होती है? तो जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्मर तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है, वहां स्थित है। पवन फार्मर नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, USA तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पन्न में उल्लेखनीय है। परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियोक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्त होती है। किस ऊर्जा की? तो उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूरोप है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास क्या है? तो यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। भारत में कहाँ? तो राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं और भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम महाराष्ट्र में, तारापुर राजस्थान में और कोटा के निकट राणा प्रताप सागर उत्तर प्रदेश में, नरोरा
और कर्नाटक में गंगा। ठीक है, नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है वो क्या कहलाती है, तो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। क्या, तो गर्म जल के झरनों के रूप में क्या हो सकती है, तो प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के, आप यहाँ पर ये चित्र को आप देख सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड और ये फिर क्या है, तो फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुगा घाटी में स्थित है। कहाँ, तो पुगा घाटी में स्थित है। ठीक है, ये भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा देखिए। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। कहाँ से, तो ज्वार से जो उत्पन्न होता है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। और इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है उच्च ज्वार के। अब यहाँ पर निम्न ज्वार भट्टा का उपयोग विद्युत ऊर्जा करने में होता है। निम्न ज्वार भट्टा का विद्युत ऊर्जा को करने में होता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, और ये जनरेटर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तो टर्बाइन है। नेक्स्ट है समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टर्बाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत के कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। कहाँ, भारत में कहाँ, तो कच्छ कहाँ है, तो गुजरात में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बायोगैस। अब बायोगैस आ जाते हैं, चलिए। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है, तो गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पन्न का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद्य का उत्पन्न होता है। क्या होता है, तो जैव खाद्य का उत्पन्न होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करके एक विभिन्नता ला सकता है। क्या करता है कि विभिन्नता ला सकते हैं, उसको ऊर्जा को क्या ना करके, तो नष्ट ना करके। ठीक है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पन्न है। ऊर्जा की बचत ही क्या है, तो ऊर्जा का उत्पन्न है। ठीक है, ऊर्जा का उत्पन्न है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा
बनाए, मतलब भविष्य को सुनहरा बनाए, ऊर्जा को खपत ना करके दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर ऐसी ही वीडियो अभी ये ख़त्म कर देंगे ये भूगोल का, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।